आज हम लोग इकोनॉमिक्स में मांग के नियम के अपवाद, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे। मांग के नियम के अपवाद। ये क्वेश्चन कई तरह से पूछा जाता है। एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा जाता है कि मांग के नियम के अपवाद क्या हैं। दूसरा पूछा जाएगा कि मांग की रेखा नीचे से ऊपर की उठती हुई क्यों होती है, मतलब नीचे इस तरह से क्यों होती है। क्योंकि जनरली आप देखिएगा मांग की रेखा ऐसे आती है, डाउनवर्ड। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि मांग की रेखा नीचे से ऊपर की ओर उठती हुई क्यों होती है, अपवार्ड क्यों होती है, बताइए। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया तो आप समझिए कि मांग के नियम का अपवाद ही पूछा जा रहा है। क्योंकि सामान्य परिस्थिति में मांग की रेखा डाउनवर्ड होती है, ऊपर से नीचे की ओर गिरती हुई होती है। क्योंकि कभी भी एक दो वेरिएबल्स में, दो तत्वों में जब उल्टा संबंध होगा तो उसका जो ग्राफ पर आप प्रेजेंट करिएगा, दर्शाइएगा, तो जो रेखा बनेगा वो डाउनवर्ड ही होगा, ऊपर से नीचे की ओर ही होगा। और आपको पता है कि सामान्य परिस्थिति में मूल्य और मांग में, प्राइस और डिमांड में विपरीत संबंध होता है। तो क्वेश्चन मेरा यही है, विपरीत संबंध का मतलब सामान्य परिस्थिति में मांग का नियम ये बताता है कि यदि परिस्थितियाँ सामान्य रहें, यानी अन्य बातें स्थिर रहें, तो किसी वस्तु का मूल्य बढ़ने पर उसका मांग घट जाता है, किसी वस्तु का मूल्य कम होने पर उसका मांग बढ़ जाता है। लेकिन क्या प्रत्येक परिस्थिति में ऐसा होना संभव है? तो इसका जवाब होगा नहीं। प्रत्येक परिस्थिति में मूल्य बढ़ने पर मांग घटता नहीं है और मूल्य घटने पर मांग बढ़ता नहीं है। कभी कभी उल्टा भी हो जाता है। कभी कभी मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा, फिर भी मांग बढ़ जाएगा, घट जाएगा। मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा, फिर भी मांग बढ़ जाएगा, घट जाएगा। कभी कभी मूल्य बढ़ेगा, फिर भी मांग बढ़ जाएगा, मूल्य घटेगा, फिर भी मांग घट जाएगा। मतलब कभी कभी उल्टा भी होता है कि मूल्य बढ़ने पे मांग बढ़ जाए और मूल्य घटने पर मांग घट जाए। यानी मांग की रेखा नीचे से ऊपर की उठती हुई क्यों होती है, इसका मतलब ये है, ये क्वेश्चन बता रहा है आपको कि मांग और मूल्य में आप पॉजिटिव रिलेशन को दर्शाइए। कब कब पॉजिटिव रिलेशन होता है, मतलब कब मूल्य बढ़ने पे मांग बढ़ जाता है और मूल्य घटने पर मांग घट जाता है। तो ऐसे तो इसके कई पॉइंट्स हैं, लेकिन 7 पॉइंट हमने लिखा है इसमें, इसको ध्यान से देखिए आप। पहला पॉइंट है गिफिन पैराडॉक्स, या इसको गिफिन गुड्स भी कहते हैं। गिफिन का विरोधाभास या गिफिन वस्तुएं, ये क्या है भाई? तो 19वीं सदी में अल्बर्ट रोबर्ट एक अर्थशास्त्री थे। गिफिन रोबर्ट ने अर्थशास्त्री थे। इन्होंने ही गिफिन गुड्स का, इन्होंने एक ऐसे गुड्स की कल्पना की, इमेजिनेशन किया, जो एक सामान्य आदमी या समाज में रहने वाला सबसे निचले स्तर का आदमी उसका इस्तेमाल करता है, यानी जो सबसे घटिया किस्म का होता है। इसको हम यहाँ गिफिन गुड्स को हम कहेंगे इन्फीरियर गुड्स, घटिया क्वालिटी की वस्तु है। इसीलिए इसका नाम ही पड़ गया गिफिन गुड्स, यानी उस अर्थशास्त्री के नाम से ही गुड्स का नाम जोड़ दिया गया, गिफिन गुड्स। इसी को हम लोग गिफिन पैराडॉक्स भी कहते हैं। तो ये क्या कहता है, गिफिन का विरोधाभास ये क्या कहता है? गिफिन गुड्स पर, यानी घटिया क्वालिटी के गुड्स पर मांग का नियम लागू नहीं होता। इसका मतलब ये है कि ये तो ऐसे ही घटिया क्वालिटी का गुड्स है, इसको यूज करने वाला, इसको कंज्यूम करने वाला जो कस्टमर है, कंज्यूमर है, वो उसके दिमाग में ऐसे ही ये बात भरी होती है, साइकोलॉजिकल दबाव में रहता है वो, कि हम बहुत ही घटिया क्वालिटी की वस्तु का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो समाज में अच्छे लोग जिसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम उस गरीबी के कारण या
पैसे की कमी कारण हम उस क्वालिटी की वस्तु का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब इस गिफिन गुड्स का दाम और गिर जाए, घट जाता है, तो फिर उनके अंदर, उसके कंज्यूमर के अंदर एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट, ये उसका वो डिमांड नहीं बढ़ाते। साइकोलॉजिकल प्रभाव ये पड़ता है कि अगर इसका हम डिमांड बढ़ाते हैं तो लोग हमें, समाज के लोग और हमें घटिया कहेंगे कि ये किस तरह के गुड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग, है ना। तो ऐसे गुड्स का जब दाम घटता है तो मांग भी घट जाता है, यानी इसके जो कंज्यूमर हैं उन्हें भी लगने लगता है कि अब इसका अधिक इस्तेमाल करना हमारे स्टेटस के हिसाब से, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा के हिसाब से ठीक नहीं होगा। इसलिए जब इस गिफिन गुड्स का दाम घटता है तो फिर समझिए कि डिमांड भी घट जाएगा। जबकि सामान्य नियम ये है मांग का कि दाम घटने पर मांग बढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं, मांग बढ़ेगा नहीं, मांग घट जाएगा। दूसरी तरफ देखते हैं हम कि जब गिफिन गुड्स का मूल्य बढ़ता है तो इसका भी साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है इसके कंज्यूमर पर। उन्हें लगता है कि हम जिस वस्तु का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका दाम बढ़ा है, यानी अब जो है समाज के हम अच्छे लोग जो हैं हमें उस नज़र से नहीं देखेंगे किस तरह घटिया वस्तु का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी अब दाम बढ़ने का मतलब उन्हें ये लगता है कि अब इस वस्तु को भी समाज में महत्व मिल रहा है, लोगों के बीच इसको इम्पोर्टेंस मिल रहा है, अतः वे इस वस्तु का इस्तेमाल बढ़ा देते हैं, इसका कंजम्पशन बढ़ा देते हैं। यानी सीधे शब्दों में कहें तो निम्न क्वालिटी की वस्तु गिफिन गुड्स एक ऐसी वस्तु है जिसका आविष्कार रॉबर्ट गिफिन ने आपको 19वीं सदी में किया, और ये जिसका मूल्य, जिस वस्तु का मूल्य घटने पे डिमांड घट जाता है, अब मूल्य बढ़ने पे डिमांड बढ़ जाता है। मतलब ये हुआ कि इसका जो मूल्य प्रभाव है, प्राइस इफेक्ट है, वो पॉजिटिव है, लेकिन आय प्रभाव नेगेटिव है। मूल्य प्रभाव पॉजिटिव, प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव का मतलब मूल्य बढ़ने पर मांग बढ़ जा रहा है, और मूल्य घटने पर मांग घट जा रहा है, यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, मूल्य और मांग, तो पॉजिटिव हो गया। लेकिन इनकम इफेक्ट इसका नेगेटिव होता है। मतलब ये कि इसका इस्तेमाल हम तभी तक करते हैं जब तक हम मजबूर हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास इनकम कम है, नहीं है। जैसे ही हमारा इनकम बढ़ता है हम ऐसी वस्तुओं का डिमांड कम कर देते हैं, ऐसी वस्तुओं का कंजम्पशन छोड़ने लगते हैं। तो आय बढ़ने पर इसका डिमांड कम हो गया, लेकिन यदि हमारा आय पहले से और कम हो जाता है तो फिर ऐसी वस्तुओं का हम डिमांड बढ़ा देते हैं, यानी आय कम होने पे इस वस्तु का डिमांड बढ़ गया। तो हम कहेंगे कि गिफिन गुड्स, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है कि गिफिन गुड्स का जो इनकम इफेक्ट, आय प्रभाव है, वो ऋणात्मक नेगेटिव होता है, लेकिन गिफिन गुड्स का जो प्राइस इफेक्ट है, मूल्य प्रभाव है, वो पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। अब हम आते हैं दूसरे तरह की वस्तु पर, प्रेस्टिजियस गुड्स, प्रतिष्ठामूलक वस्तुएं। कुछ ऐसी भी वस्तुएं हैं जो समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा से जुड़ी हैं, जिन्हें आदमी दिखावा के लिए उसका इस्तेमाल ज़्यादा करता है। तो अब जैसे महंगे कालीन, हीरे जवाहरात, महंगे कार, तो जो धनाढ़ लोग हैं जिनके पास समाज में धन संपत्ति अधिक है, वे महंगी वस्तुओं का इस्तेमाल अधिक करते हैं। तो अब देखिए कि अगर ऐसी वस्तुओं का मूल्य घट जाए तो इसका डिमांड कम कर देते हैं। उन्हें लगता है कि अब ये वस्तु घटिया हो रहा है, इसका दाम कम होते जा रहा है, यानी अब ये वस्तु आम आदमी के पहुंच में जा रहा है, आम आदमी इसका इस्तेमाल शुरू कर देगा, इसलिए वो इसका डिमांड कम कर देते हैं। जब ऐसी वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है तो उन्हें लगता है कि यह वस्तु आम आदमी के पहुंच से और भी अधिक दूर होते जा रहा है, यानी यह कुछ गिने चुने लोगों के पास ही है, इसलिए यह हमारे मान सम्मान प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है, तो वो उसका डिमांड बढ़ा देते हैं। तो प्रतिष्ठामूलक वस्तुएं
प्रेस्टीजियस गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो मान सम्मान प्रतिष्ठा से जुड़े होते हैं और इनका इस्तेमाल आम आदमी नहीं करता, इनका इस्तेमाल पैसे वाले, धन संपत्ति वाले बड़े लोग ही करते हैं। अतः इस वस्तु का ये है मूल्य प्रभाव। इस वस्तु का जो मूल्य प्रभाव है पॉजिटिव है, प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव है। यदि मूल्य इसका घटेगा तो डिमांड भी घट जाएगा और यदि मूल्य इसका बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ जाएगा। तो आपने देखा दोनों गुड्स पर में किसी पर भी लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम लागू नहीं होता है। अब आते हम तीसरा, कंपल्सरी गुड्स या लाइफ सेविंग गुड्स छूट गया है। कंपल्सरी गुड्स या लाइफ सेविंग गुड्स अनिवार्य वस्तुएं या जीवन रक्षक वस्तुएं। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं हमारे जीवन के लिए जिनका कंजम्पशन करना, उपभोग करना हमारे लिए अनिवार्य है, उनके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। जैसे दाल, रोटी, जैसे दवाएं हमें तो किसी तरह से चाहे वो अपने सारा धन संपत्ति हम बेचकर ख़त्म करके ही खरीदें, लेकिन जीवन बचाने के लिए खरीदना ही पड़ता है। अतः ऐसा नहीं है कि जीवन रक्षक वस्तुएं नमक का, दाल का, चावल का, आटे का अगर दाम बढ़ जाए तो हम उसका डिमांड कम कर देंगे, कम खाएंगे या दवा नहीं खरीदेंगे। वो दाम बढ़े या घटे जो हम उसको खरीदेंगे ही, हम उसका कंजम्पशन करेंगे ही। यानी अनिवार्य वस्तुओं, जीवन रक्षक वस्तुओं पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता है। इनका दाम घटने पर ऐसा नहीं कि डिमांड बढ़ जाएगा, दाम बढ़ने पर ऐसा नहीं डिमांड घट जाएगा। इनका डिमांड जो कहते हैं दोनों परिस्थितियों में बना रहेगा, चाहे दाम बढ़े चाहे दाम घटे। अब आते हैं कम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट गुड्स, पूरक वस्तुएं। ये क्या होता है भाई? जब दो वस्तुओं का एक साथ इस्तेमाल हो, इसको हम लोग संबंधित वस्तु, रिलेटेड गुड्स भी कहते हैं। रिलेटेड गुड्स में एक होता है सप्लीमेंट गुड्स और एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो ये पूरक वस्तु हुआ जब दो वस्तुओं का हम एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो उसे कहते हैं पूरक गुड्स। तो पूरक गुड्स पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता है। जैसे कार और पेट्रोल, जैसे पेन और इंक, तो ये एक दूसरे के साथ इस्तेमाल होते हैं। बिना पेट्रोल के कार नहीं चलेगा, यानी कार का इस्तेमाल करना है तो पेट्रोल भी चाहिए, दोनों साथ हम इस्तेमाल करेंगे। बिना इंक के पेन नहीं चलेगा, यानी पेन यूज करना है, पेन को कंज्यूम करना है तो इंक भी चाहिए। तो इसमें होता ये है कि अब जैसे मान लीजिए कि पेट्रोल का दाम बढ़ जाए, कार का दाम यथावत रहे, ज्यों का त्यों रहे, उस पर कोई परिवर्तन नहीं हो, लेकिन पेट्रोल का दाम बढ़ जाए और कार का दाम यथावत रहे, या अब मान लेते हैं कार का दाम कुछ कम भी हो जाए तो भी कार का डिमांड नहीं बढ़ेगा, कार का डिमांड बढ़ने के बजाय घट जाएगा, क्योंकि पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है। जैसे आजकल के आप अवस्था में देखेंगे 100 पार कर चुका है पेट्रोल का रेट, 100 पार कर चुका है। तो केवल कार खरीद लेना बड़ी बात नहीं है, उसको चलाने के लिए पेट्रोल का कंजम्पशन, उस खर्चे को, यानी मेंटेनेंस खर्चा हम बियर कर पाएंगे कि नहीं, ये देखा जाता है कार खरीदते समय। तो कार का दाम भले गिर रहा हो, गिर गया हो, कम हो गया हो, लेकिन यदि पेट्रोल का दाम लगातार बढ़ रहा हो तो कार का दाम गिरते हुए भी उपभोक्ता कार का डिमांड कम कर देगा, नहीं बढ़ाएगा। अब आते हैं कि कार का मूल्य थोड़ा बहुत बढ़ा भी हो, लेकिन पेट्रोल का दाम गिर रहा हो लगातार, तो कार का मूल्य थोड़ा बहुत बढ़ने के बावजूद उपभोक्ता कार का डिमांड बढ़ा देगा। मतलब मूल्य बढ़ने पर भी मांग बढ़ जाएगा। क्यों भाई? कि पेट्रोल का दाम देख रहे हैं लगातार गिर रहा है, यानी अभी तो हम महंगा खरीदेंगे, लेकिन उसको मेंटेन करने का, मेंटेनेंस का, उसको रन कराने का, चलाने का जो खर्चा है वो सस्ता पड़ने वाला, इस कारण से लोग डिमांड करने लगेंगे। तो सप्लीमेंट गुड्स में
सप्लीमेंट गुड्स के साथ, पूरक वस्तुओं के साथ लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता। इनमें किसी भी एक वस्तु के डिमांड यानी इनका जो प्राइस इफेक्ट है वो पॉजिटिव होता है। अब आते हैं हैबिट गुड्स, आदत की वस्तुएं, जिस चीज़ का हमें आदत पड़ जाए, जैसे नशा की वस्तुएं हैं, जैसे कोई व्यक्ति किसी को शराब की आदत है, किसी को सिगरेट पीने की आदत है, किसी को ड्रग्स लेने की आदत है। तो ऐसा नहीं है कि एक शराबी शराब महंगा होने पर शराब कम पिएगा या नहीं पिएगा, या एक ड्रग लेने वाला जो है, ड्रग एडिक्ट, ड्रग महंगा होने पर ड्रग का इस्तेमाल नहीं करेगा, उसे आदत पड़ चुकी है। वो कितना हो महंगा हो, वो किसी भी हाल में उसका इस्तेमाल करेगा। यानी हैबिट गुड्स का ऐसा नहीं है कि मूल्य बढ़ने पर मांग घट जाएगा या मूल्य घटने पर मांग अचानक से बढ़ जाएगा। तो यहाँ भी लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता है। इग्नोरेंस, अज्ञानता, ये क्या होता है भाई? अज्ञानता। कभी कभी उपभोक्ता अज्ञानता के कारण भी किसी वस्तु का मूल्य घटने पर उसका डिमांड नहीं बढ़ाता है। उपभोक्ता के मन में एक तरह का मनोवैज्ञानिक प्रभाव ये जाता है कि मूल्य घटा है, ज़रूर यह वस्तु अब घटिया हो गई पहले से, तभी कंपनी ने इसका दाम कम कर दिया है। यानी इस वस्तु को जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो घटिया हो गए, ये वस्तु अच्छी नहीं रही, इस कारण से उसका डिमांड नहीं करता। और अगर कंपनी अनायास भी दाम बढ़ा देती है, बिना मतलब के भी दाम बढ़ा देती है, तो उस पर ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है कंज्यूमर पर, उसके दिमाग पर प्रभाव जाता है कि ज़रूर इस प्रोडक्ट में ये पहले से इसकी क्वालिटी बेहतर हुई है, कुछ ना कुछ अच्छा हुआ है, तभी दाम बढ़ा है। तो इस अज्ञानता में भी मूल्य घटने पर भी डिमांड नहीं बढ़ेगा और मूल्य बढ़ने पर भी डिमांड नहीं घटेगा, तो यहाँ भी लागू नहीं होता है। अब आते हैं भविष्य में किसी वस्तु की कमी की संभावना हो, किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन की संभावना, मूल्य बढ़ने की संभावना हो। जैसे दो देशों के बीच युद्ध छिड़ने वाला हो, दो देशों के बीच युद्ध छिड़ने वाला हो, जब पहले से पता चल जाए कि 5 दिन 10 दिन हफ्ता दिन के अंदर ये लड़ाई छिड़ सकती है, तो हफ्ता दिन के अंदर ये लड़ाई छिड़ सकती है, तो दाम बढ़े हुए मूल्य पर भी लोग वस्तुओं का स्टॉक करना शुरू कर देंगे कि लड़ाई छिड़ने के बाद कितने समय तक जाए, कितने दिनों तक जाए, कोई ठिकाना नहीं है, तो सब चीज़ का, सब सामान का स्टॉक कर लिया जाए, तो दाम बढ़ता भी जाएगा, फिर भी डिमांड बढ़ता जाएगा। और ऐसा नहीं है कि दाम उस समय एक तो दाम कम होगा नहीं, दाम बढ़ेगा ही, व्यापारी इस परिस्थिति का फ़ायदा उठाएंगे, तो दाम बढ़ने के बावजूद भी डिमांड में कमी नहीं होगी। अब आते हैं, यदि उपभोक्ता को पता चल जाए कि निकट भविष्य में मूल्य में परिवर्तन होने वाला है, जिससे मान लिया जाए कि सामने 10 दिन हफ्ता दिन के अंदर बजट आने वाला है और उसमें संभावना है किसी वस्तु का मूल्य घटेगा या बढ़ेगा। मान लेते हैं वस्तु का मूल्य घटने की संभावना है, तो अभी भले बाज़ार में आज का मूल्य भी यदि कम है, फिर भी उस मूल्य पर डिमांड कम कर देगा। यानी मूल्य नहीं बढ़ा है, वर्तमान मूल्य पर भी कंज्यूमर इस वस्तु का डिमांड घटा देगा, इस इंतज़ार में कि बजट आ रहा है, उसमें दाम और कम होगा तो हम लोग और सस्ते में खरीदेंगे। तो यहाँ दाम नहीं बढ़ा, फिर भी डिमांड घट गया। अब आते हैं कि यदि ये उम्मीद हो कि बजट आ रहा है और उस फलाने वस्तु का दाम बढ़ सकता है, तो वो वर्तमान करंट मार्केट प्राइस पर भी उस वस्तु का डिमांड बढ़ा देगा। यानी दाम घटा नहीं है, दाम ज्यों का त्यों पहले ही के जैसा है, फिर भी डिमांड बढ़ गया। क्यों भाई? क्योंकि हमें लगता है कि निकट भविष्य में दाम बढ़ेगा तो हमें उस समय महंगा पड़ेगा, पहले से खरीद का स्टॉक कर लिया जाए, उपभोक्ता ये सोचता है। तो यदि दाम घटने की संभावना होती है तो उपभोक्ता खरीदारी बंद कर देता है कि जब दाम घटेगा तब खरीदेंगे। यानी वर्तमान बिना दाम बढ़े भी डिमांड घट जाता है, और यदि मूल्य बढ़ने की
संभावना होती है तो उपभोक्ता स्टॉक करना शुरू करता है, यानी मूल्य घटे बगैर भी वो डिमांड बढ़ा देता है। तो ये सारे परिस्थितियां हैं जब मांग का नियम लागू नहीं होता है। अतः जरूरी नहीं है कि प्रत्येक परिस्थिति में मूल्य बढ़ने पर मांग घटेगा और मूल्य घटने पर मांग बढ़ेगा। अब आते हैं, एक और क्वेश्चन है, क्रॉस प्राइस इफेक्ट, तिरछा कीमत प्रभाव। ये जो कीमत प्रभाव किसे कहते हैं आपको पहले हम बता चुके हैं। जब वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन होने के कारण जो मांग पर प्रभाव पड़ता है उसी को कीमत प्रभाव कहते हैं। यानी आय में परिवर्तन होने के कारण यदि मांग पर प्रभाव पड़ेगा, जैसे आय बढ़ गया तो डिमांड बढ़ा दिया, आय कम होगा डिमांड घटा दिए, तो उसको हम लोग कहते हैं इनकम इफेक्ट, आय प्रभाव। लेकिन वस्तुओं का कीमत बढ़ने पर यदि मांग घट जाए और कीमत घटने पर मांग बढ़ जाए तो उसे कहते हैं हम लोग प्राइस इफेक्ट, कीमत प्रभाव। अब यहाँ क्वेश्चन है तिरछा कीमत प्रभाव, क्रॉस प्राइस इफेक्ट, ये जुड़ा है रिलेटेड गुड्स से। रिलेटेड गुड्स, संबंधित वस्तुएं। अब रिलेटेड गुड्स दो तरह का हो गया, एक हो गया सप्लीमेंट गुड्स, पूरक वस्तुएं, और एक हो गया सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स यानी जब दो वस्तुओं में से एक के बदले दूसरे का इस्तेमाल किया जाए तो सब्स्टिट्यूट गुड्स कहलाता है, और जब दो वस्तुओं दोनों मिलाकर एक साथ प्रयोग किया जाए तो उसे सप्लीमेंट गुड्स कहते हैं। तो जो संबंधित वस्तुएं हैं यानी सप्लीमेंट गुड्स या सब्स्टिट्यूट गुड्स, उनमें से किसी एक के कीमत में परिवर्तन का दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ता है उसी को हम लोग कहते हैं तिरछा कीमत प्रभाव। जैसे चाय और कॉफ़ी, चावल और आटा, चावल के बदले आटे का या आटे के बदले चावल का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, चाय की जगह कॉफ़ी का या कॉफ़ी की जगह चाय का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो चाय के मूल्य में परिवर्तन का कॉफ़ी के मांग पर क्या असर पड़ेगा, कॉफ़ी के मूल्य परिवर्तन का चाय के मांग पर क्या असर पड़ेगा, है ना। जैसे पेट्रोल के मूल्य परिवर्तन का कार की डिमांड पर क्या असर पड़ेगा। इन सारे प्रभाव को ही हम लोग कहते हैं क्रॉस प्राइस इफेक्ट, तिरछा कीमत प्रभाव। जैसे एक दो एग्जाम्पल आप देख लीजिए। मान लेते हैं कि चाय का मूल्य पहले से कांस्टेंट स्थिर है लेकिन कॉफ़ी का दाम अचानक बढ़ जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में कॉफ़ी को रिप्लेस लोग करेगा चाय से, यानी चाय का डिमांड बढ़ जाएगा कॉफ़ी की तुलना में। तो या कॉफ़ी के मूल्य में परिवर्तन होने से, कॉफ़ी का मूल्य बढ़ने से चाय के डिमांड पर जो प्रभाव पड़ा, चाय का डिमांड जो बढ़ गया, उसको हम कहेंगे क्रॉस प्राइस इफेक्ट, तिरछा कीमत प्रभाव। अब मान लेते हैं कि पेट्रोल का दाम लगातार बढ़ रहा है तो कार के डिमांड पर कार का मूल्य स्थिर है या थोड़ा मोड़ा घट भी रहा है, लेकिन पेट्रोल का मूल्य जो है लगातार बढ़ रहा है तो कार के डिमांड पर क्या असर पड़ेगा, कार का डिमांड कम हो जाएगा। तो ये जो है पेट्रोल के मूल्य परिवर्तन का कार के डिमांड पर जो प्रभाव पड़ा, ये कहलाएगा आपको क्रॉस प्राइस इफेक्ट, तिरछा कीमत प्रभाव। तो सप्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स दोनों गुड्स के लिए यानी संबंधित वस्तुओं में से एक वस्तु की कीमत पर परिवर्तन होने से, कीमत में बढ़ने या घटने से दूसरे वस्तु के डिमांड पर जो असर पड़ेगा, अब वो डिमांड पर असर पॉजिटिव भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। उसी प्रभाव को, उसी असर को तिरछा कीमत प्रभाव हम कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग कल अगले क्लास में देखेंगे।